नमस्ते। हम आज और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट लेके आए हैं अद्भुत की तरफ से। ये है रसो उपचार। इसके लिए रसो उपचार के एक्सपर्ट हमारे साथ है डॉक्टर पूर्णिमा दात्ते फ्रॉम भोपाल के 20 साल से आरोग्य रसो केंद्र चला रही है भोपाल में। इनके 6 सेंटर्स है और आज हम सुनेंगे मैडम के मुंह से कि व्हाट इज रसोपचार। देखिए, रसोपचार यानी रसाहार से उपचार। तो अब अपने शास्त्रों में बताया गया है कि फ्रेश हर्बल जूसेस आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ हर्ब। तो कोई भी ट्रीटमेंट हमें करना है तो फ्रेश हर्बल जूसेस से करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो जब मैंने नेचुरोपैथी में देखा तो कुछ गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, व्हीट ग्रास ऐसे जूसेस का उपयोग किया जाता था। लेकिन मेरा आयुर्वेदिक बैकग्राउंड होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि उसमें बहुत सारे दूसरे हर्ब जो अपने आसपास रहते हैं लेकिन किसी को पता नहीं रहता, वो भी ऐड कर सकते हैं और अपनी डे टू डे की प्रॉब्लम्स को उससे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हर किसी को सीखना चाहिए। केवल हम रसाहार केंद्र चलाते हैं और हमें ही आना चाहिए, हम ही देंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी को आना भी चाहिए। तो ये सोच के मैंने स्पेसिफिकली रसाहार केंद्र ही शुरू किया, जिसमें लगभग 40 से 50 तरह के फ्रेश हर्बल जूसेस अवेलेबल रहते हैं। जो कुछ उनमें से कुछ फ्रेश नहीं भी रहते, क्योंकि हमारे इस एरिया में वो हर्ब्स नहीं अवेलेबल, तो हम उसके चूर्ण का कल्क बना के लेते हैं। तो वो सेकंड बेस्ट फॉर्म है हर्ब का। तो इसीलिए उसको कल्क बनाने की विधि जो चरक संहिता में लिखी हुई है, आप रात को उसको 12 घंटे भिगोइए, फिर दूसरे दिन उसको पीस के छान के फिर 12 घंटे रख के अगले दिन सुबह आप उसको यूज कीजिए। तो ये इस तरह दोनों तरह के जूसेस हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। और जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उन लोगों को मैं उनकी पूरी रिपोर्ट देख के, उनकी सारी जानकारी लेके उनको वो मैं प्रिस्क्राइब कर देती हूँ जूसेस कौन से लेने चाहिए और फिर वो कब तक लेने चाहिए, कब किस सीज़न में कौन से चेंज करने चाहिए, ये सारी जानकारियाँ भी मैं उनको देती हूँ। ये मैं 20 साल से कर रही हूँ, लेकिन मुझे अब और इसको सिखाना है लोगों। जी, मैडम की क्लासेस भी चलती है। जो भी लोग ऑनलाइन इसको सीखना चाहते हैं और इस प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ संपर्क करें। स्क्रीन पे आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद रहेंगे। आप ज़रूर मैडम से संपर्क करिए और सीखिए। आपको अगर पर्सनलाइज कंसल्टेशन भी लेना हो तो भी आप मैडम के केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। मैडम ने 5 से ज़्यादा किताबें वर्णित की है। तो मैडम की जो बहुत ही उपयोगीकारी रसाहार पे है, कोर्स बुक है, जो प्रैक्टिशनर पर्सन्स है, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, योगा थेरेपिस्ट, वो लोग यूज कर सकते हैं। जरूर पढ़िए, फायदा उठाइए। आपके खुद के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी यहाँ पे 4-5 किताबें आप देख रहे हैं। ये बेसिक आयुर्वेद का नॉलेज सिद्धांत है और इसमें खान पान से रिलेटेड सारा साहित्य है। और एक और है रोग और उसकी उपचार विधियाँ, वो अभी नहीं है सामने, लेकिन उसमें डिजीज का डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस मेथड्स और कैसे हम उसको समझें और उसके घरेलू उपचार, ये सारे उसमें लिखे। आप प्लीज अपने कमेंट्स में अपना इंटरेस्ट शो करिए। जरूर हम मैम तक आपकी बात पहुंचा देंगे और आप परचेज कर सकते हैं मैम। बिल्कुल, ये एक छोटी बुक है जो एक सामान्य लोगों के लिए बहुत काम की। इसमें छोटी छोटी घरेलू टिप्स हैं जो अपनी हमेशा की बीमारियां जो होती रहती हैं उनके लिए कुछ योगासन प्राणायाम भी है। बिल्कुल है, आप अपना पढ़ के खुद का डॉक्टर खुद ही बन सकते हैं, पर ज़रूर पहले मैम के एक्सपर्ट के गाइडेंस में ही शुरू करिएगा। जैसे कि बहुत सारी क्रोनिक बीमारियों से आजकल लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़ मान लीजिए, ओबेसिटी मान लीजिए, तो क्या वो लोग जो भी एलोपैथिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो साथ में इस आपके रसाहार को भी अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, जो जैसे मान लीजिए हाइपोथायराइड है किसी को, या डायबिटीज़ है, बीपी है, वो लोग सब, मैं जो मेरे पास आते हैं पेशेंट उनको मैं बताती हूँ आपकी जो मेडिसिन है वो एज इट इज चालू रहने दीजिए। आप केवल नाश्ते के बदले ये जूसेस लीजिए और लंच अर्ली और डिनर अर्ली। तो फिर आप रात जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे तो आप योग भी करेंगे और योग के बाद फिर रसाहार लेंगे। ऐसे केवल एक सुबह अपनी अगर अपने मैनेज कर ली तो पूरा दिन मैनेज हो जाता है उससे। और हमारा क्लॉक डिसऑर्डर भी ठीक हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाता है और अपने आप डिजीजेस रिकवर होने लगती हैं। फिर उसका प्रोसेस यही है कि आप पहले रसाहार शुरू कीजिए, साथ में योग शुरू कीजिए और उसके बाद आपका मान लीजिए बीपी कम आने लगता है या शुगर कम आने लगती है तो थोड़ी सी मेडिसिन कम कर लीजिए, फिर उसको टेपर डाउन करते जाइए। ये एज इट इज रखिए। और जिस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मेडिसिन बिल्कुल बंद हो गई, बिना रसाहार के भी मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो रसाहार भी बंद कीजिए, केवल योग पे आ जाइए, तो फिर आप बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तब तक रसाहार लेना जरूरी होता है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि डिजीज जितनी पुरानी होती है ठीक होने में भी उतना कष्टसाध्य होता है। तो इसीलिए जैसे अभी हुआ है किसी को थायराइड डिटेक्ट, वो अभी आ जाए तो 10 दिन में भी ठीक हो जाता है।
लेकिन बहुत लंबे पुराने क्रॉनिक डिजीज जैसा आप पूछ रही थी, वो ठीक तो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए 25 साल की मैंने डायबिटीज, तो आगे उतनी लाइफ भी बची, ये नहीं माना, तो वो अपना रस लेते रहे, उसकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम ठीक रहेंगी, उसकी सारी वाइटल पावर, वाइटल जो ऑर्गन्स है वो सारे अच्छे बने रहेंगे और वो सुख से जीवन के अंतिम दिन तक जी पाएगा। जी जी। मैम एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, मेरे ऑडियंस की तरफ से मैं पूछ रही हूँ, गर्भवती महिलाएं भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनको एनीमिया रहता है या वीकनेस रहती है, विटामिन B12 की गोली खानी पड़ती है, कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। हम जानते हैं आपके घरों में भी देख रहे हैं कि वीट वगैरह है, तो क्या हम ये रस उपचार उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं आपके गाइडेंस? हाँ, ये जो रसाहार की बुक जो बताई है आपको, इसमें कुछ अनुचित रसाहार नाम का एक चैप्टर है, उसमें लिखा है कि कौन कौन से रस किस किस को नहीं लेने चाहिए। उसमें मेंशन किया है कि गर्भवती हुई महिलाओं को कौन से रस नहीं लेने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट ये दे सकती हूँ कि वीट ग्रास और कोकोनट मिल्क, नारियल दूध और जवारे का रस, ये दोनों गर्भवती महिलाओं के लिए अद्वितीय है। और ये अगर पूरे 9 महीने बेबी मतलब प्रेगनेंसी में अगर माँ पीती है तो जो होने वाला बेबी है उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत अनोखा बच्चा रहेगा वो। और ऐसे हमारे यहाँ वीट बेबी हम कहते हैं बोलते समय उनको, तो ऐसे हमारे यहाँ 6-7 बच्चे हो चुके हैं, माएँ कहती हैं कि हम दूसरे बच्चों से ये अलग है, हाँ इसको कभी कुछ नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आजकल जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में पॉल्यूशन के आंकड़े बहुत है, आप सब जानते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को नेबुलाइजर्स, एस्थमा, इनहेलर्स की मतलब पंप, और फिर एक तो स्क्रीन देखने के कारण आंखों में चश्मा, ये सब इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो जो छोटे बच्चों की माताओं के लिए, उनके लिए अगर आप कुछ संदेश देना चाहें कि वो कैसे इसको, अगर आपसे इमीडिएटली नहीं मिल पा रहे, घर में कुछ ऐसा जो वो कर सके उनके बच्चों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, सभी को अपने घर में तुलसी तो लगानी चाहिए, और तुलसी के नीचे की मिट्टी, अगर बहुत बड़े गमले में अगर आप तुलसी लगाती हैं तो तुलसी के नीचे की मिट्टी जो होती है उसको बिल्कुल सॉफ्ट गूंथ लीजिए और उसको आधा घंटा या 15-20 मिनट जितना पॉसिबल हो एक पतले कपड़े पे आंखों पे रख के और आधा घंटा पड़े रहने दीजिए। ऊपर मोटा टॉवेल रख दीजिए ताकि हमें पंखे की हवा तेजी से ना लगे, और उसके बाद आधे घंटे बाद उसको हटा के वापस तुलसी के गमले में दूसरी साइड में डाल दीजिए। नेक्स्ट मतलब वो 2-4 महीने बाद यूज हो जाएगी फिर। तो ऐसे मिट्टी यूज करके बहुत फायदा उठाया जा सकता है। हमारे यहाँ भी इस बुक में एक ट्रीटमेंट के लिए एक मिट्टी बनाने की विधि लिखी है, वो प्रॉपर मिट्टी है, लेकिन तुलसी की मिट्टी भी काम आ सकती है। ऐसे ही सर्दी खांसी होती है तो मैंने कुछ जो रोग और निदान और उपचार विधियां नाम की जो पुस्तक अभी मैंने बताया, उस पुस्तक में घरेलू उपचार बहुत सारे लिखे हुए हैं जो कि उनकी किचन में ही अवेलेबल रहता है महिलाओं की। वो बच्चे को भी दे सकती हैं, गर्भावस्था में स्वयं भी ले सकती है ताकि कोई मेडिसिन ना लेना पड़े, और प्रिकॉशन कौन कौन सी लेना वो भी वो देख के उसमें तय कर सकती है ताकि बच्चा बार बार बीमार ना पड़े, सर्दी खांसी ना हो। जी जी, बहुत सुंदर जानकारी ना। तो जो आपके सेंटर में जैसे लोग आते हैं तो क्या उनका दिनचर्या, जीवन शैली, आप कितने बजे मतलब उनको जूस एडवाइस करते हैं, कितने बजे उनको भोजन विधि बताते, थोड़ा सा छोटा सा? यूजुअली ऐसा होता है जो मेरे पास आते हैं पेशेंट, उनको मैं एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देती हूँ, वो रिकॉर्ड मेरे भी कंप्यूटर में रहता है तो आगे फॉलोअप के लिए भी सुविधा रहती है। लेकिन वो देख के, प्रिस्क्रिप्शन देख के उनको ये समझ में आता है कि हमें ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ब्रेकफास्ट के बदले ये जूसेस हैं और उसके साथ कुछ फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उसके बाद फिर आगे लंच अर्ली और अर्ली डिनर का उनका टाइम मैं लिख देती हूँ ताकि वो जल्दी रात सो सकें और सुबह उठ के योग करके जूसेस पी सकें। बहुत सुंदर। मैम हम आपके कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आप एक एजुकेटर भी है, आप ऑनलाइन क्लास लेती है, तो इस कोर्स में जो मेडिकेटेड हम जूसेस के थेरेपी के बारे में सीखने जा रहे हैं, तो ये कोर्स ऑलरेडी आपने बताया कि एफिलिएटेड है थ्रू एसबीएसआई यूनिवर्सिटी, तो ये कोर्स में क्यों ज़रूरी है और किन को सीखना चाहिए, इसके बारे में? देखिए, पिछले 20 वर्षों से तो मैं ही रसाहार केंद्र चला रही हूँ। पहले ये ऐसा नहीं था कि इनकम जनरेटिंग हो, लेकिन अब लोगों का जब से कोरोना हुआ है तब से लोगों का थोड़ा सा विचार बदल गए, तो अब इसको एक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में भी लोग लेने लगे हैं। तो इसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा है तो नेचुरली इसको व्यावसायिक रूप भी दिया जा सकता है और सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया जा सकता है।
तो फिर ऐसे सारे आयुर्वेद, योग या नेचुरोपैथी से जुड़े डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट जो हैं वो सारे लोग ये कोर्स कर सकते हैं। अभी तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है जो कि व्यासा से संचालित है। तो उसकी 16 क्लासेस होती हैं और 1 महीने में लगभग ये पूरा हो जाता है। और फीस भी हमने बिल्कुल मिनिमम 1,000 रुपये रखी है। तो हर कोई उसको कर सकता है और करने के बाद फिर आगे विचार कर सकता है कि कैसे अपना सेंटर शुरू करें और काम शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर उद्योग मैम। मैम मैं आते आते देख रही थी एम्स भी पास में है, तो ऐसा सुनने में आया, उड़ती उड़ती हवा में खबर, आपकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि जो पेशेंट्स है एम्स में क्रॉनिक डिजीज से पीड़ित हो या एक्यूट, सब आपके पास आते हैं जब उनको ठीक होना होता है। तो ऐसा है, हमने कभी विज्ञापन नहीं किया अपने काम का, और मुझे ऐसा लगता है कि विज्ञापन करके अगर बहुत बर्डन हो गया तो हम वो क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे। इसीलिए हमारी ओर से तो किसी को बताया नहीं जाता, पर माउथ पब्लिसिटी फिर भी होती है। ये है कि वहाँ के डॉक्टर्स भी लेते हैं जूसेस तो वही लोग जब देखते हैं अपने पेशेंट्स को कि ये पेशेंट हम तो दे रहे हैं ट्रीटमेंट, लेकिन इसको अगर जूसेस मिल जाए तो ये और अच्छे से ठीक हो जाएगा, तो वही लोग बता देते हैं। और माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से एक दूसरे को तो लोग बताते हैं, तो आते हैं लोग, ठीक भी होते हैं। यहाँ पे मेरी पास एक मैम की केस स्टडी है जो मैम ने ब्लड कैंसर पे की है, देखिए इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई है। ये केस स्टडी ये बताती है कि कैसे मैम की जूसेस के ट्रीटमेंट से वो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया जैसे मतलब बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिले। तो मैम जैसे ब्लड कैंसर हो गया, फिर कोविड पेशेंट्स में भी आपका बहुत सारा प्रयोग रहा, डायबिटीज़ में, तो ये मैसेज क्या मैम हम बता सकते हैं कि ज़रूर ऑल्टरनेटिव जो ये हम मेडिसिन, ये ऑल्टरनेटिव नहीं रहा, मतलब ये एक मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बिल्कुल बन सकता है, इसमें इतना पोटेंशियल है। बिल्कुल बिल्कुल। असल में कोई भी डिजीज जब होता है तो हमें पहला ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट यही देना चाहिए, और ये देने से सब ठीक हो जाता है। पर लोग अलग अलग तरह के रहते हैं, उन्होंने अगर पथ्य का पालन नहीं किया, दिनचर्या नहीं सुधारी, तो वो ठीक नहीं हो पाते, तो उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर इसको अपन लेके चलें तो मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तान में जो अभी मेडिकल खर्च पर हेड है वो जितना है उसका 10% रह जाएगा, और गवर्नमेंट पे भी बर्डन नेचुरली 10% रह जाएगा। तो इतने एम्स या इतने हॉस्पिटल्स, इतने सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हर्ब्स लगाने की जरूरत है। और हर्ब्स और प्लांटेशन से तो आप समझ सकते हैं फार्मर्स को भी वृद्धि मिलेगी और पर्यावरण भी सुधरेगा, एनवायरमेंट भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये। तो ये इसको बढ़ाना चाहिए, और ये लोगों से ही बढ़ सकता है, और ये हमारी ऊपर से नहीं इम्पोज हो सकता, संस्कृति है, हम क्यों ना इसको ही आगे बढ़ाए, हमारी धरोहर है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि कोरोना में मैम ने इतने पेशेंट्स को ठीक किया है, और ये भी बात है कि इनके ए सेंटर्स के एक भी एम्प्लॉइज़ को कोविड नहीं हुआ। तो ज़रूर आगे भी कभी ऐसे भयावह महामारी आए तब मैम को ज़रूर एक बार याद करिएगा। आजकल हम देखते हैं कि पेशेंट्स में सारे जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सब बड़े बड़े मशीनों से सब कुछ कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट कर ली, ये कर ली, पर प्राचीन जो हमारी संस्कृति है, आयुर्वेद बोली चलो, बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंसान के, व्यक्ति को जानने के लिए। तो मुझे लगता है आप भी वही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, तो क्या उसमें आपने क्या उसमें पॉजिटिव चीज़ पाया? ऐसा है, पहले तो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, पेशेंट कमरे के अंदर भी आए तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता था। हम लोग अब इतने योग्य नहीं रह गए हैं, तो हमें ये जानना होता है कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की उनकी दिनचर्या, उनके काम का प्रकार, उनके खान पान का प्रकार, उससे उनके सत्र, स्तंभ या वातपित्त का लेवल पता चलता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है पेशेंट्स के लिए। वो एक पेपर है, क्वेश्चनर जैसा अच्छा खासा, एक आगे और पीछे 2 पेज का है। उसमें उनके पूरी लाइफस्टाइल, डेमोग्राफिक डेटा और उनका स्ट्रेस डेटा और सब कुछ उसमें इंक्लूड है। तो वो फॉर्म भर के वो रख लेते हैं, दे देते हैं मुझे, तो मुझे मोर देन 70% जानकारी तो मिल जाती है, और बातें करते करते भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं। बाकी मैं उनके टेस्ट रिपोर्ट देख के फिर उसके बाद उनका मैं प्रिस्क्रिप्शन बना के देती हूँ, और ये जो डेटा है ये मैं रिकॉर्ड रखती हूँ ताकि आगे अपनी जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं उसमें भी ये काम कर
मैडम के बहुत सारे रिसर्च पेपर्स है, वो पूरा जो ये सेंटर चला रही है इतने सालों से, 20 से अधिक वर्षों से, वो सारा मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन भी बैक करता है इस चीज़ को। तो ज़रूर आप में से कोई भी कभी भी अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी चीज़ें को ट्राई करना चाहे तो ज़रूर इसको एक बार ज़रूर मौका दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कैसे एक पूरा हॉलिस्टिक साइंसेस मैम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी सबको एक साथ लेते हुए कैसे रोग से निदान आपका पूरा एकदम छुटकारा दिला देंगी। और ज़रूर मैडम के सानिध्य में आप आइए। आप कोई भी डिजीज से पीड़ित थे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दैम। तो इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद, मैम का आशीर्वाद लेते हुए आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।